नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, जहां से कि हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं हम बंगाल से। बंगाल के बारे में विस्तार से जानते हैं। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ? मुर्शिदाबाद को बनाया। इसकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गया। मतलब मुर्शिद कुली खां का मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गया। उसके बाद आया कौन? शुजाउद्दीन। अगला शासक कौन बना? शुजाउद्दीन। इसका भी मृत्यु कब हो गया? 1739 ईस्वी में। शुजाउद्दीन का मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया। उसके बाद अगला शासक बना अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां उसके बाद नवाब बना। कहाँ का? बंगाल का। 1756 ईस्वी में इसका भी मृत्यु हो गया, अलीवर्दी खां का। उसके बाद आया सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन आया? सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था। घसीटी बेगम से विवाद था। किसका? सिराजुद्दौला का। साथ ही अपने पड़ोसी राजबल्लभाचार्य से भी विवाद था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनाकर प्रारंभ किया। किला बनाना प्रारंभ किया। कौन? अंग्रेज ने किला बनाना प्रारंभ किया। कहाँ? बंगाल के क्षेत्र में। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रेक था। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो निर्माण किया गया, इसका प्रधान अधिकारी कौन था? रोजर ड्रेक। आइए आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज जो था, इस पे अचानक से क्या कर दिया? हमला कर दिया। और वहाँ 146 कौन? अंग्रेज 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंद, यहाँ जगह का नाम याद रखिएगा, चंद नगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर लिया। 146 व्यक्ति को कहाँ पे? चंद नगर नामक स्थान पे एक छोटे से घर में कैद कर लिया, जिसमें कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई। 123 लोगों की मृत्यु हो गई, मात्र उसमें 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है। कौन? सिराजुद्दौला के समय में घटा था, घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हॉलवेल ने दिया था। ब्लैक होल की जो घटना घटा था, इसकी जानकारी किसने? हॉलवेल ने दिया था, क्योंकि वह भी जो था 146 व्यक्तियों में से एक था। उसको भी, हॉलवेल को भी कैद करके रखा गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया। कौन? मद्रास का गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव कहाँ? बंगाल आया। उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष मतलब वित्त मंत्री राय दुर्लभ से मिला। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है किससे मिला? सेनापति था सिराजुद्दौला का कौन? मीर जाफर। और कोषाध्यक्ष कौन था? राय दुर्लभ से मिला। आगे देखते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी। कब? 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। कब? 23 जून 1757। ये डेट जरूर याद रखिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया था। मतलब मीर जाफर उसका सेनापति था, उसके कहने पर सिराजुद्दौला युद्ध से पहले ही लौट रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसकी रास्ते में ही हत्या कर दी गई। किसका? सिराजुद्दौला का जो है रास्ते में ही हत्या कर दी गई। और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेजों का विजय हुआ और हार गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का इसमें मृत्यु हो गया। और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, सेना नायक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आइए आगे देखते हैं। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ कर दिया। मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। जाफर ने उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर क्या किया? धन देने से मना कर दिया। मतलब धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। उसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। आइए देखते हैं दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली क्या होता है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। दस्तक एक प्रकार का शाही फरमान था। शाही फरमान जो जारी किया जाता है
जिस अंग्रेज के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। दस्तक जिसके पास होता था उसको बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। अंग्रेज ने दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज जो है दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। दस्तक प्रणाली किसने समाप्त कर दिया? मीर कासिम। मीर कासिम ने कर दिया क्या? दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दस्तक प्रणाली को मीर कासिम ने समाप्त किया और मीर कासिम का विरोध करना कौन? अंग्रेज ने शुरू कर दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कौन? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार का मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद से कहाँ? मुंगेर लाया। वैसे बंगाल का राजधानी का क्रम पूछेगा तो पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और उसके बाद फिर मुंगेर। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला, जो कि अभी भी मुंगेर में एक कारखाना है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई। उन्होंने जो गोला बारूद का कारखाना खोला यह अंग्रेज को पसंद नहीं आया। अंग्रेज ने मीर कासिम को फिर हटा दिया और फिर पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। कब? 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। आइए देखते हैं। बंगाल का अबदस्त नवाब ने अब वहां के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट मतलब 3 गुट वाला सेना का निर्माण किया। 3 गुट वाला सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय द्वारा किया जा रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों द्वारा हुआ। बिहार के बक्सर में अंग्रेजों द्वारा हुआ। अंग्रेज के सेना का नेतृत्व कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहाँ बक्सर में कौन था सेनापति? हेक्टर मुनरो। ये पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में 3 गुट सेना पराजित हुआ। त्रिगुट जो सेना का निर्माण हुआ था उसमें पराजित हुआ और अंग्रेज जो है इसमें विजय हुआ बक्सर का युद्ध में। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के साथ जो है क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुआ। 1765 में इलाहाबाद का संधि कब हुआ? 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ। इस संधि के तहत क्या हुआ देखते हैं आगे। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व जिसे टैक्स कहते हैं अंग्रेजों को सौंप दिया इलाहाबाद के संधि के तहत। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इस समय कंपनी का नवाब था। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब किसे कहा जाता है? मुबारक शाह। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक शाह। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मतलब बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया उसके बाद जो है धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आगमन के बारे में है, न कि स्थापना। तो आगमन अगर पूछेगा तो आंसर अलग होगा, स्थापना पूछेगा तो वो अलग होगा। तो आगमन के बारे में आइए देखते हैं। पहले कौन आया? इसका एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? पेड, PED, पेड कर दे फिश। पेड कर दे फिश, इसमें सारा आपको आ जाएगा। पेड, पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। इसका स्थापना 1498 में हुआ था और प्रथम फैक्ट्री कालीकट में खोला गया था। ई से हो गया इंग्लैंड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोला गया। अंग्रेज है तो अंग्रेज सूरत में अच्छा होता है, सूरत देखने में अच्छा लगता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोला था। उसके बाद आता है डी से डच हो गया। 1602 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। उसके बाद दे से हो गया डेनमार्क, जिसे कि डेनिश कहते हैं। 1616 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। फारसी का 100 तो फिश। एफ से हो गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में 1664 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री खोला। उसके बाद आता है 100 से स्वीडिश 1731 ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था।
डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। आगे आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हो जाता है 1664 ईस्वी में। इसका स्थापना 1664 ईस्वी में होता है किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1761 ईस्वी में होता है। आगे आता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कब? 17 मई, ये डेट आपको याद रखना है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कहाँ? कालीकट। उसके बाद है कि वहाँ के शासक कौन था? जमोरिन। वहाँ के शासक, ये याद रखिएगा, शासक कौन था? जमोरिन, जिन्होंने कि उसका स्वागत किया था। जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया और उसके जहाज को मसालों से भर दिया, उसके जहाज़ों को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा ने कुछ और ली मसाले खरीदे, और भी मसाला खरीद लिया, और इस मसाला को जब यूरोप में बेचा तो 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। जब इन्होंने यूरोप में बेचा इस मसालों को तो 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा पुनः जो है 1502 ईस्वी में भारत आया। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया? 1502 ईस्वी में वो आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोच्चि का किला जीत लिया। 1505 ईस्वी में देखते हैं क्या हुआ। 1505 ईस्वी का बात है, पुर्तगाली ने फ्रांसिसो डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। किसको? फ्रांसिसो डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मेडा नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया? तो अल्मेडा ने। कौन? फ्रांसिसो दी अल्मेडा, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। आइए आगे देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन? अल्मेडा अपनाया था, किंतु यह वास्तव रूप में गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका। ब्लू वाटर पॉलिसी तो अपनाया लेकिन गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका। इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया। पहले आया अल्मेडा और फिर अल्बुकर्क, उसके बाद आया कब? 1509 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं, अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर भी कहते हैं। इसने बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। किसका? अल्बुकर्क का संबंध जो है कृष्णदेव राय से अच्छा था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। किसने? अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से क्या किया? शादी करने के लिए प्रेरित करने लगा। पुर्तगालियों सबसे पहले भारत आए थे। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। 1961 ईस्वी में आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली भारत में बसे रहे। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ किया। तंबाकू और आलू का खेती किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। तंबाकू और आलू पुर्तगालियों ने, और प्रिंटिंग प्रेस भी हो जाएगा, गोवा में स्थापना किया था सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में। पुर्तगाली भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। भारत से अधिक कहाँ? इंडोनेशिया में जो है व्यापार करने में रुचि रखता था। आइए देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसका स्थापना की 1602 ईस्वी में किया गया। कि कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित किया। कहाँ? मुसलीपट्टनम में। कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारी कोठी खोली। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारी कोठी खोली। इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी व्यापारी कोठी खोली। तीसरी व्यापारी कोठी कहाँ? सूरत हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में, दूसरी कोठी कहाँ स्थापित किया? पुलिकट में, और तीसरा व्यापारी कोठी जो है आपको स्थापित किया सूरत में। आइए आगे देखते हैं। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध। इन्होंने सभी व्यापारी कोठियों पर अधिकार कर लिया। सभी व्यापारी कोठी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। आइए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1616 ईस्वी में।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक कोठी कहाँ? केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में स्थापित किया। कहाँ पे? रामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। डेनिश का जो है व्यापारिक कोठी का विस्तार अधिक नहीं था। अतः 1545 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेज के हाथ बेच दिया। डेनिश ने अंग्रेजों के हाथ सभी व्यापारिक कोठी को क्या क्या? बेच दिया। उसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजा कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 14वां थे। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोला। फ्रांसीसी ने कहाँ खोला? सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसी ने दूसरा कहाँ? मछलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी शहर की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था कब? 1673 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया गया। पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया गया। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बना। फ्रांसीसी गवर्नर कौन? डुप्ले 1742 ईस्वी में फ्रांस का गवर्नर बना। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ। किसके समय? डुप्ले के समय। डुप्ले के समय ही कर्नाटक युद्ध हुआ। आइए आगे देखते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया 1760 में वांडीवास का युद्ध में। वांडीवास का युद्ध में पूरी तरह वास कर दिया किसका? फ्रांसीसियों का पूरी तरह वास कर दिया। फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था। फ्रांसीसियों का बहुत ही कम अधिकार था, भारत में कम क्षेत्र पर अधिकार था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे। 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर चला गया। फ्रांसीसी ने पांडिचेरी में अंतिम तक बसा रहा 1956 ईस्वी तक। आइए आगे देखते हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। ये अपना अधिकार विस्तार नहीं कर सका। ये अपना जो है अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। कौन? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना की 1731 में किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने किया था। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय मुगल गद्दी पर अकबर बैठा हुआ था। कौन? अकबर बैठा हुआ था 1600 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया। कब? 1639 ईस्वी में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया। वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ? मद्रास में बनाया। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। कब? 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपना व्यापारिक कोठी खोला। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, 1661 की बात है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगालियों ने मुंबई बंदरगाह को अंग्रेजों को दे दिया। पुर्तगाली जो है मुंबई का बंदरगाह किसको? अंग्रेजों को दे दिया दान में। चार्ल्स द्वितीय ने बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई बंदरगाह किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। आइए आगे देखते हैं। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। कलकत्ता शहर का स्थापना जॉब चॉर्नॉक द्वारा किया गया। ये याद रखिएगा, कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चॉर्नॉक के द्वारा किया गया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारी छूट दे दिया। 1717 की बात है। कौन? फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारी छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर
अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। इस युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका दे दिया। कौन? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में जो हुआ, बंगाल में पैर जमाने का मौका दे दिया। आइए देखते हैं 1764 में जो कि बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को। कब हुआ था ये? 12 अगस्त 1665 ईस्वी को अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच। इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन लगा दिया इलाहाबाद के संधि के तहत। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो है पैर जमाने का कोशिश कर दिया। कहाँ? बक्सर के युद्ध के बाद। आइए आगे देखते हैं। 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 में। याद रखेंगे 1759 में वेदरा का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और डचों के बीच, इसमें कि डच बुरी तरह पराजित हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसको? फ्रांसीसी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार जो है भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाले कोई बड़ी शक्ति नहीं बचा। जब पूरी सेना को पराजित कर दिया तो भारत में जो है उसका अंग्रेज को विरोध करने वाला कोई बड़ा शक्ति नहीं बचा। उसके बाद आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे मजबूत होने लगी किंतु भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। भ्रष्टाचार जो है बढ़ने लगा था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ रहा था। आइए आगे देखते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर को देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जिसने द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू किया था। कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ गवर्नर पूछ रहा है तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखिए 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। इसके समय में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय आया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। आइए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिए यहाँ से क्वेश्चन एक न एक आता है। 1857 की क्रांति। इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जो है जा रही थी। 1857 का जो है बहुत पहले से नींव रखा जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था देखिए। आर्थिक कारण इसका क्या है? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि भारतीय किसानों पर अत्यधिक शोषण करने लगा था। अत्यधिक इसके द्वारा जो है शोषण करने लगा था। किसके द्वारा? महलवारी, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। भारतीय किसान गरीब हो गए। भारतीय किसान जो गरीब हो गए थे, इसका कारण वे अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण देख लेते हैं। अंग्रेज ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया, जिस कारण भारतीय समाज में एक और क्रांति का भावना जगने लगी थी। ये सामाजिक कारण हो गया। आइए देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति काफ़ी प्रसिद्ध है। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत। इसने नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया, जिस कारण से ये सभी राजा जो है विरोध करने लगा था अंग्रेजों का। आइए आगे देखते हैं धार्मिक कारण को। धार्मिक कारण में क्या हो गया आपको? अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक जो है प्रचार करते थे। अंग्रेज जो है ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज में क्या हो गया? विरोध हो गया। आइए देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में है रेल, डाक, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था। रेल, डाक ये डलहौजी के समय में जो है प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण कि जो है संदेश तेजी से आम जनता में फैलने लगा था। आइए आगे देखते हैं। सैनिक कारण को देखते हैं। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बाल पहनने पर रोक लगा दिया गया था, जिस कारण सैनिक भी इसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों को खिलाफ। मूछ, दाढ़ी ये सब रखने पर, पगड़ी बांधने पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालिक कारण को देखते हैं। अंग्रेजों ने बेस फील्ड रिफिल के स्थान पर इनफील्ड राइफल
को लाया, बेस फील्ड के जगह इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में गाय की चर्बी, क्या कौन सा, गाय की चर्बी, और मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस में सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसका जो है काफ़ी विरोध होने लगा था। अंग्रेज़ों को द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय का और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला, जिस कारण से सैनिकों में मतभेद हो गया। मतलब जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया जाता था कौन सा आटा, उसमें गाय का और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला, जिस कारण से सैनिक में क्या हो गया, मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन सा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे कौन, मंगल पांडे, ने इस कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया, प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को क्या कर दिया, गोली मार दिया। लेफ्टिनेंट ह्यूज को क्या कर दिया, गोली मार दिया। और इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, कब, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। कहाँ का, यूपी के बलिया का रहने वाला था मंगल पांडे। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह का भावना जग गया था। आइए आगे देखते हैं। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। कब निर्धारित किया था, 30 मई 1857 ईस्वी को। इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। मेरठ के 20वीं NI के जवान 10 मई 1857, कब, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ कब, 10 मई 1857 ईस्वी को रखा गया था। 30 मई 1857 को तारीख निर्धारित किया गया था, लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को जो है 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई। कहाँ से, मेरठ से। आइए आगे देखते हैं। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। कब, 10 मई को शुरू हुआ मेरठ से और 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। मतलब बहादुर शाह जफर को जो है जबरदस्ती उसको नेता घोषित कर दिया। 4 जून 1857 बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। कम, 4 जून 1857 को लखनऊ से बेगम हजरत महल। 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब और तात्या टोपे, कौन, नाना साहब और तात्या टोपे, कब, 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के रानी के गुरु कौन थे, रामचंद्र पांडुरंग। झांसी से विद्रोह जो है मनुबाई, जिसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, ने किया था झांसी से। बनारस की रहने वाली थी कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। झांसी की रानी का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी कहाँ थी उस समय, झांसी। ग्वालियर की राजधानी झांसी था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली ने। 1857 के विद्रोह का नेता जो था कौन, पटना से कौन था, पीर अली, एक पुस्तक विक्रेता था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। उन्होंने ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित कर दिया। कहाँ से, आरा से। कौन, जगदीशपुर के आरा से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण से वह घायल हो गया था और उन्होंने अपने स्वयं हाथ काट लिया और काटकर अपना हाथ को गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया। कुंवर सिंह का जो भाई था उसको गोरखपुर के जेल में क्या कर दिया, डाल दिया गया, जहां उसकी भी मृत्यु हो गई। कहाँ, गोरखपुर के जेल में। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति को देखते हैं। आइए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर था। भारतीय सेना नायक कौन था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और यहाँ से अंग्रेज कौन था, निकलसन और हडसन। हडसन निकलसन, इसको याद रख सकते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, अंग्रेज सेना नायक हडसन और निकलसन था। लखनऊ से बेगम हजरत महल और अंग्रेज कैंपबेल था। कानपुर से था नाना साहब और अंग्रेज कैंपबेल था यहाँ भी।
झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ अंग्रेज हीरोज था। हीरोज कहाँ था? झांसी से। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली। यहाँ से अंग्रेज कर्नल नील था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और ली ग्रांड यहाँ से अंग्रेज सेनापति थे। आइए कुछ रिमार्क है उसको देख लेते हैं। कर्नल नील, लॉरेंस तथा हॉलवेल विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। कौन कौन मारे गए थे? अंग्रेज कर्नल नील, लॉरेंस, हॉलवेल जो है मारे गए थे 1857 में विद्रोह दबाते समय। 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा था। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण क्या था, इसको देखते हैं। हथियार का कमी, भारतीयों में जो था अत्याधुनिक हथियार नहीं था। संगठन का अभाव था। नेतृत्व का भी कमी था इसमें। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। राजपूत और सिंधिया जो काफ़ी पावरफुल उस समय समझा जाता था, अंग्रेजों का साथ दिया था। शिक्षित लोग इसमें तटस्थ रहे थे। शिक्षित लोग जो भी था इसमें तटस्थ रहा था। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने भी सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। कहाँ पर पकड़ा था? हुमायूं के मकबरे के समीप। किसको? बहादुर शाह जफर को। और उसे रंगून भेज दिया गया, जो कि 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? रंगून में। और रंगून में उसको दफनाया गया। किसको? बहादुर शाह जफर को दफनाया गया। कहाँ? रंगून में। विद्रोहियों ने देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। इसमें जो था देश प्रेम का भावना नहीं था, आपसी स्वार्थ के कारण ये सभी लड़ रहे थे, इसलिए इसका असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी था। आइए कुछ देख लेते हैं फैक्ट को। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया गया था। झांसी की रानी का दत्तक पुत्र राजा नहीं बना, ये भी इसमें महत्वपूर्ण कारण था। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने क्या किया? आपातकालीन केंद्र बनाया था। विद्रोह के समय जो था अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र किसको बनाया था? इलाहाबाद को। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर ये पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का जो था पत्र उसको किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1858 में। कहाँ से? इलाहाबाद से ये पढ़ा था, पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन का यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटेन ने यह भारत से वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन? पामस्टन था। विद्रोह का 1857 की क्रांति जब हुआ था। तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग वहाँ के गवर्नर थे। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन हुआ। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 क्रांति के बाद। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या को बढ़ा दिया गया। ये था आधुनिक भारत का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।